हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। और जैसा कि आपको पता है कि हमने यहाँ पर एसएससी एमटीएस 2024 के लिए आपका प्रैक्टिस सेट शुरू किया हुआ था, और जो कि आपके एसएससी जीडी 2025 के लिए उतना ही महत्वपूर्ण यहाँ पर रहने वाला है। बाकी जिन लोगों को क्वेश्चन हिंदी में पढ़ने में प्रॉब्लम आ रही थी, उसके लिए मैंने इंग्लिश में भी यहाँ पर क्वेश्चन को लिख दिया है। आप लोग आसानी से समझ पाएंगे, जो लोग इंग्लिश मीडियम से रिलेट करते हैं। आपके 8 सेट यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और आपका 9th जो आपका सेट है आज स्टार्ट करने वाले हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरुआत करेंगे। लेकिन सबसे पहली चीज़ मैंने देखी, यहाँ पर व्यूज आ जाते हैं, कोई लाइक नहीं करते। एटलीस्ट आप लोग आया करिए। जो लोग रेगुलर देख रहे हैं, मैं उनकी बात तो नहीं करता, जो लोग नए आते हैं, लेकिन जो लोग रेगुलर बेसिस पर देखते हैं उनसे तो कम से कम एक्सपेक्ट कर सकता हूँ मैं एटलीस्ट कि आप लोग लाइक करेंगे वीडियो को, क्योंकि आप लोग रेगुलर देख रहे हैं उस चीज़ को, तो आपको पता है कि मैं आपको क्या करवाने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है कि 2026 के शीतकालीन ओलंपिक कहाँ पर होंगे? वेयर विल द 2026 विंटर ओलंपिक्स विल बी हेल्ड? तो देखिए, अगर इसकी 2026 की बात करें तो ये आपके होने वाले हैं इटली के अंदर, यानी कि इटली में 2026 के आपके ओलंपिक होने वाले हैं, जो कि विंटर ओलंपिक हैं, शीतकालीन ओलंपिक हैं। और इस वर्ष जो आपका अभी चल रहा है 2024, इसमें आपका ग्रीष्मकालीन ओलंपिक होने वाला है पेरिस के अंदर। और इससे जो पहले आपका हुआ था 4 साल पहले, यानी कि 2022 के जो शीतकालीन हुए थे, वो आपके बीजिंग यानी कि चाइना में जिनका आयोजन किया गया था। और इससे पहले जो 2020 में आपके हुआ था जाकर के जो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, इसको टोक्यो जापान के अंदर आयोजित किया गया था। तो ये चीज़ याद रखेंगे, करंट अफेयर का है कि आपका पेरिस कब होना है। और एक चीज़ याद रख लेंगे कि आपका जो शीतकालीन होता है, यानी कि आपका विंटर ओलंपिक होता है वर्सेस आपका जो समर ओलंपिक होता है, इन दोनों में आपका 2 साल का अंतर होता है, यानी कि डिफरेंस आपका 2 इयर्स का होता है दोनों में। यानी कि 2020 और में हुआ आपका समर, 2022 में आपका विंटर, अभी 2024 में जो आपका होने वाला है आपका समर होगा। देन आफ्टर 2 इयर्स आपका 2026 में आपका होगा वो आपका विंटर वाला ओलंपिक। तो ये चीज़ यहाँ पर याद रखेंगे, 2 साल का अंतर यहाँ पर होता है। नेक्स्ट है आपका कि सबसे अंतिम शास्त्रीय भाषा का दर्जा पाने वाली भाषा कौन है? विच लैंग्वेज इज द लास्ट टू गेट द स्टेटस ऑफ क्लासिकल लैंग्वेज? देखिए, कुल अगर आपकी भाषाओं की बात करें तो कुल 6 शास्त्रीय भाषा हैं, और जिसमें कि सबसे अगर लास्ट की बात करें कि सबसे लास्ट लैंग्वेज किसको है, जिसको क्लासिकल लैंग्वेज यानी कि शास्त्रीय भाषा बनाया गया, वो आपकी लैंग्वेज है ओडिया, यानी कि उड़ीसा की आपकी लैंग्वेज है ओडिया। और जिसको 2014 के अंदर यानी कि 2014 के अंदर क्या है कि क्लासिकल लैंग्वेज का आपका दर्जा दिया गया था। ये चीज़ याद रखेंगे। अब सभी लैंग्वेज को देख लेते हैं। 6 लैंग्वेज, अगर आपसे कोई फर्स्ट पूछता है, यानी कि फर्स्ट लैंग्वेज कौन थी जिसको शास्त्रीय भाषा यानी कि क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, दैट वाज तमिल। यानी कि तमिल आपकी जो थी भाषा, इसको क्या किया गया, सबसे पहले जो है शास्त्रीय भाषा बनाया गया था 2004 के अंदर। ये चीज़ याद रखेंगे, सारे नोट्स आपको बना लेने हैं। इसके बाद आपकी दूसरी दिन सेकेंड जो लैंग्वेज होने वाली थी वो थी आपकी संस्कृत, जो कि 2005 में आपकी शास्त्रीय भाषा बनी हुई थी। इसके बाद आपका क्या होता है, आता है 2008 आपका 8 यानी कि 2008। और इसमें क्या था, एक तो आपकी कन्नड़ लैंग्वेज हो गई, और कन्नड़ के साथ में दूसरी आपकी हो गई तेलुगु। कन्नड़ और तेलुगु लैंग्वेज, ये जो 2 लैंग्वेज थी, इनको 2008 के अंदर शास्त्रीय भाषा का दर्जा मिला। और इसके बाद आपका आता है 2013, और 2013 में जो है आपका मलयालम जो लैंग्वेज है, मलयालम लैंग्वेज आपको पता ही होगा किस स्टेट का है, तो मलयालम केरल का जो आपका लैंग्वेज है, केरल की भाषा है जो, इसको 2013 में राष्ट्रीय भाषा बनाया गया। एंड देन आफ्टर एट द लास्ट आपका जो है 2014 में ओडिया बना हुआ था, जो कि आपका क्वेश्चन पूछा गया था, इसको सबसे लास्ट में बनाया गया 2014 के अंदर। तो कुल 6 लैंग्वेज आपकी हो गई, सभी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तन्मय घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? देखिए, तन्मय घोष की बात करें, तन्मय घोष इज रिलेटेड टू विच म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट? तो यहाँ पर बात करें तो तबला इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी तबला से आपने रिलेटेड कुछ नाम तो आपने जरूर सुन रखे होंगे, जो कि आपने लगातार ही सुने। एक तो जाकिर हुसैन हो गया, उसके बाद आपका अल्लाह रखा खान हो गया,
उसके बाद आपने किशन महाराज भी सुन रखा होगा, तो ये लोग तो वो हैं जिनको आपने लगातार सुन रखा होगा। लेकिन तन्मय घोष हो गया और आपका विक्रम घोष हो गया, ये भी आपको याद रखना है। तन्मय घोष और विक्रम घोष हैं, इनका भी संबंध क्या है, तबला से, तो इनके बारे में भी आपको याद रखना है। और आप किसको याद रख सकते हैं, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ, कुछ ऐसे नाम होते हैं जो आपने कम सुन रखे होते हैं, उनको आपको ज़्यादा ध्यान देना है। रेगुलर बेसिस वाले तो आपको याद रखना है। सितार के आपको पंडित रविशंकर वगैरह तो पता है, लेकिन एक आप याद रखेंगे बिंदु पाठक, आप याद रख सकते हैं। बिंदु पाठक भी जो नाम है वो सितार से जुड़ा हुआ है। इसके साथ साथ आप मुश्ताक अली खान भी, यहाँ पर मुश्ताक अली खान जो है, इनको भी याद रख सकते हैं, सितार से संबंधित है। और पंडित रविशंकर के बारे में तो आपको पता है। आपको क्वेश्चन ये बताना है कि पंडित रविशंकर को भारत रत्न जो है किस वर्ष दिया गया था, ये आपको बताना, ये आपके लिए क्वेश्चन है। कमेंट बॉक्स ओपन है आपका। और हाँ, इसमें आप एक याद रखिए, एक सेक्सोफोन आपका वाद्य यंत्र होता है, जिसके बारे में आपसे बता दें, क्योंकि आपका एक दो आपका ईयर में क्या है पूछा गया एसएससी एग्जाम में। सेक्सोफोन की अगर बात करें तो इससे रिलेटेड है आपके कादरी जो है आपके गोपालनाथ, ये क्वेश्चन आपका पूछा गया, यानी कि कादरी जो गोपालनाथ है ये आपके संबंधित हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया एसएससी के एग्जाम में। कादरी गोपालनाथन आपको याद रखना है, कादरी गोपालनाथ आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको मनोहरी सिंह भी याद रखना है, मनोहरी सिंह भी याद रख लेंगे, मनोहरी सिंह आप याद रखेंगे। बाकी AR रहमान और अदनान सामी भी याद रखेंगे, ये आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है कि गंभीरा लोक नृत्य किस राज्य का है। गंभीरा फोल्क डांस ऑफ विच स्टेट, यानी कि आपका जो गंभीरा पूछा गया इज रिलेटेड टू विच स्टेट, तो वेस्ट बंगाल इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि पश्चिम बंगाल जो है ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि पश्चिम बंगाल से आता है गंभीरा। इसके साथ साथ आप बाउल नृत्य याद रखेंगे, बाउल भी आपका पूछा जाता है, बाउल नृत्य हो गया। उसके बाद में आपको ब्रीता भी याद रखना है, ब्रीता भी याद रख सकते हैं नृत्य, जो कि आपका होता है। मरसिया आपको याद रखना है, मरसिया भी जो होता है आपका होता है यहाँ पर किसका, वेस्ट बंगाल, यानी कि पश्चिम बंगाल का। बाकी इसकी दुर्गा पूजा जो थी, पश्चिम बंगाल की दुर्गा पूजा है, इसको क्या किया गया 2021 के अंदर यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में शामिल किया गया था। और अमूर्त धरोहर में ये शामिल होने वाली 14वें नंबर की थी। वर्तमान में आपकी 15 अमूर्त धरोहर है, मैंने आपको कराया हुआ है, शायद फर्स्ट प्रैक्टिस सेट था उसमें थोड़ी गलती हो गई है। आपकी कुल 15 यहाँ पर जो है विश्व धरोहर है, जो अमूर्त धरोहर है यूनेस्को की। और 15वें नंबर पर जो आती है वो गरबा है गुजरात का, ये चीज़ याद रखना है। बाकी दुर्गा पूजा 14वें नंबर की थी, 2021 में शामिल किया गया था। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में कि उर्दू कवि गुलजार का वास्तविक नाम क्या है। व्हाट वाज द रियल नेम ऑफ उर्दू पोइट गुलजार। तो गुलजार की अगर बात करें तो इनका जो पूरा नाम है, यानी कि वास्तविक नाम है आपका संपूर्ण सिंह कालरा, ये चीज़ याद रखना है, यानी कि संपूर्ण सिंह कालरा जो है ये नाम है आपके गुलजार का, जो कि गीतकार भी हैं, इनके बारे में आपने सुन रखा होगा। तो जो संपूर्ण सिंह जो कालरा हैं, इनका नाम क्या है आपका जो चलन में रहता है वो है गुलजार। और ये इकलौते ऐसे व्यक्ति हैं, अगर आपको कहें कि इनको क्या क्या मिल चुका है, तो आपको ग्रैमी अवार्ड हो गया, ये भी इनको मिल चुका है। ग्रैमी अवार्ड आपको पता ही होगा कि संगीत की दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, प्लस इनको ऑस्कर अवार्ड भी मिल चुका है। यानी ऑस्कर अवार्ड और ग्रैमी अवार्ड पाने वाले जो व्यक्ति हैं वो हैं आपके गुलजार, जिनका वास्तविक नाम संपूर्ण सिंह कालरा, ये चीज़ याद रखना है। तो ये चीज़ आप लोग यहाँ पर याद रख सकते हैं। नेक्स्ट आगे क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट है कि हॉर्नबिल महोत्सव पहली बार कब मनाया गया था। व्हेन वाज द हॉर्नबिल फेस्टिवल सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि पहली बार जो है इसका सेलिब्रेशन कब हुआ। तो ये आपका पहली बार सेलिब्रेट हुआ था 2000 के अंदर, वर्ष 2000 में इसको क्या हुआ कि आपको मनाया गया था पहली बार। बाकी तो आपको पता ही होगा कि ये त्यौहार कहाँ का है, तो ये आपका नागालैंड का है, ये भी याद होगा आपको। कितने दिन तक मनाते हैं, तो 10 दिन तक ये मनाया जाता है, ये चीज़ भी आपको पता होगी। और मनाने का जो समय होता है वो 1 से लेकर के 10 दिसंबर तक मनाया जाता है, ये चीज़ भी याद रखना है। 1 से लेकर 10 दिसंबर तक मनाते हैं, नागालैंड का है, 10 दिन के लिए मनाते हैं। वर्ष 2000 से इसकी शुरुआत करी गई थी। और हॉर्नबिल क्या होता है कि एक पक्षी है, यानी कि पक्षी यानी कि बर्ड होता है, जिसके आपको उसमें मनाया जाता है, ये एक पक्षी भी होता है। कुछ और भी यहाँ पर आप त्यौहार याद रख सकते हैं, जैसे कि मोत्सू आपका हो गया। मोत्सू की बात करें, ये एयो जनजाति के द्वारा मनाया जाता है, नागालैंड का है। सेक्रेनेई आपसे अगर कोई पूछे, सेक्रेनेई जो हो गया, ये फेस्टिवल जो है सेक्रेनेई, ये भी
आपका नागालैंड का है, इसको भी आप याद रखेंगे। ये मनाती है अंगामी जनजाति, तो ये अभी को आपको याद रखना है। बाकी एक आपका कोनयोग जनजाति भी याद रखना है, यानी कि कोनयोग जनजाति अगर आपसे पूछे तो ये भी नागालैंड की है, और आवलेंग फेस्टिवल जो है ये मनाया जाता है इसके द्वारा। तो इतनी चीज़ें यहाँ पर आप लोग इससे याद रख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं अगले अपने। नेक्स्ट है कि रसीदी टिकट के लेखक कौन है? हु इज द ऑथर ऑफ रसीदी टिकट? कई बार आपके एसएससी एग्जाम में पूछी गई, CHSL हो या फिर MTS हो, आपका SSC CPO में भी पूछा गया। तो अमृता जो प्रीतम है इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि अमृता प्रीतम जो है इनकी बुक का नाम है रसीदी टिकट, ये चीज़ याद रखना है। और इनका एक और है कागज पे कैनवास, ये चीज़ भी याद रखेंगे, यानी कि कागज पे कैनवास, कागज़ पे जो कैनवास है ये भी इनकी ही बुक है। तो दोनों बुक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके एग्जाम में लगातार ये पूछी भी गई हैं, कागज़ पर कैनवास और जो है रसीदी टिकट। इसके साथ साथ खुशवंत सिंह तो आपके फेवरेट रहे हुए, आपको पता ही होगा। तो खुशवंत सिंह की बात करें, मैंने आपको खुशवंत सिंह की एक बुक बताई हुई थी, ट्रेन टू पाकिस्तान हो गई। इसके साथ साथ इनकी बायोग्राफी आपको याद रखना है, ट्रूथ याद रखना है, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस। ये क्या है कि खुशवंत सिंह के बायोग्राफी का नाम है, ट्रूथ लव एंड अ लिटिल मैलिस, मैलिस आपको ऐसे लिख देना। तो ये है खुशवंत सिंह की बायोग्राफी, इसको भी याद रखेंगे। इसके साथ साथ खुशवंत सिंह ने ट्रेन टू पाकिस्तान तो लिखी है, देलही अ नॉवल भी जो है ये भी खुशवंत सिंह की है और पूछी भी जा चुकी है। नेक्स्ट है कि हॉकी का खेल कितने मिनट का होता है? देखिए हॉकी के अगर खेल की बात करें, यानी कि हाउ मैनी मिनट्स इज इन अ हॉकी गेम, यानी कि व्हाट इज द टाइम ड्यूरेशन ऑफ अ हॉकी गेम, अगर आपसे ये कोई पूछता है तो हॉकी के अगर गेम की बात करें तो ये 60 मिनट का खेल होता है। पहले आपका इसका आंसर 70 मिनट होता था, यानी कि पहले जब खेला जाता था, क्योंकि आप जैसे चक दे मूवी जो इंडिया मूवी है आप लोग देखेंगे शाहरुख खान वाली, उसमें 70 मिनट की उसमें बात हो रही है कि 35 मिनट है फर्स्ट हाफ खेलने के लिए आपके पास, इस तरह से बताते हैं ना। तो उसके अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो 70, क्योंकि मैंने भी एक बार जब एग्ज़ाम दिया हुआ था तो हॉकी टाइम पीरियड को लेकर के 60 भी मैंने देखा हुआ था, ऐसा नहीं था, लेकिन 70 ऑप्शन था तो मैंने 70 वहाँ पर चूज किया हुआ था, क्योंकि उसका रीज़न यही था कि मैंने मूवी में देखा था कि 35 मिनट हैं तुम्हारे पास, तो मुझे लगा कि 70 ही होता है। बाद में जब कई बार आंसर जो चीज़ें चेक करी तब जाके पता चला कि अभी ये बदल दिया गया आपका, तो आपका 60 मिनट होता है यहाँ पर। और इससे रिलेटेड कुछ आपके जो होते हैं, जैसे कि मैं बोलूँ कि हॉकी में और क्या होता है आपको, बाकी हॉकी इंडिया की स्थापना मैंने कल आपको बताई दी थी, 2009 में है। हॉकी महासंघ भी आपको बताया था कल ही मैंने, और मेडल वगैरह भी ओलंपिक के बता चुके। बाकी हॉकी में एक चीज़ क्या होता है, जैसे कि कोई खिलाड़ी आपका उल्लंघन कर देता है, मान लो किसी से आपका लड़ झगड़ गया, चोट लग गई या किसी को धक्का दे दिया, तो आपको क्या करते हैं कि ग्रीन कार्ड दिखा देते हैं। ग्रीन कार्ड दिखाने का मतलब होता है, अगर आपको दिखाया गया मतलब कि आपको चेतावनी दी जा रही कि आपसे ऐसा दोबारा काम ना हो, और फिर आप नहीं मानेंगे तो आपको येलो कार्ड दिखा दिया जाएगा। और येलो कार्ड दिखाने का मतलब क्या होगा कि आप 5 मिनट के लिए पिच से बाहर जाइए, यानी कि 5 मिनट के लिए आपको फील्ड से बाहर कर दिया जाता है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। और फिर भी आपकी बात नेक्स्ट टाइम नहीं बनेगी तो आपको ब्लू कार्ड दिखाया जाएगा, यानी नीला कार्ड, जो कि 10 मिनट के लिए बाहर करेगा। और उसके अगर आपको फिर भी नहीं माने और अगर आपको रेड कार्ड दिखा दिया, यानी कि लाल कार्ड आपको दिखा दिया, मतलब आपको सीधे बाहर, आप वहाँ से आउट हो जाइए, ये आपका मतलब होता है हॉकी टीम में। कई बार ये भी आपका पूछा गया है। नेक्स्ट है कि संविधान का अनुच्छेद 40 का संबंध किससे है, यानी कि व्हाट इज द आर्टिकल 40 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू, यानी कि किससे इसका रिलेटेड है। तो अगर इसकी मैं बात करूं तो ये आपके ग्राम पंचायत के गठन से संबंधित है। ग्राम पंचायत का जो गठन है वो आपके अनुच्छेद 40 यानी आर्टिकल 40 में दिया गया है, जो कि आपके DPSP के अंतर्गत आता है। और DPSP आपको पता ही है, कल से बताता आ रहा हूँ मैं आपको। तो ये जो आपको मैंने बताया कि जो आपका आपके जो पंचायत का गठन होता है वो आर्टिकल 40 के तहत होता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और आपको क्या याद रख सकते हैं, इसको गांधीवाद सिद्धांत कहते हैं, यानी DPSP का जो गांधीवाद सिद्धांत है ये बोला जाता है ग्राम पंचायत के गठन को। तो ये चीज़ भी याद रखना है, कथन टाइप में आपसे पूछ सकता है स्टेटमेंट दे करके, ये चीज़ आप लोग याद रखेंगे। बाकी आपको मैंने बताया हुआ था धार्मिक शांति सुरक्षा का आर्टिकल 51 होता है, और आपके जो मौलिक कर्तव्य होते हैं वो आर्टिकल 51A में रखे गए हैं, ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तो इस तरह से आपको याद रखना है। मौलिक अधिकार के बारे में मैंने ऑलरेडी आपको बताया हुआ है, बाकी देख लेंगे आके। हाँ, ये याद रख सकते हैं मौलिक अधिकार कि आपकी इनकी लागू कब किए गए थे। आपको ये तो पता है कि किस कॉन्स्टिट्यूशन
यानी आपके 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, तब आपके 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे सरदार स्वर्ण सिंह समिति पर। और आप ये याद रख सकते हैं कि इनको जो लागू किया गया था, यानी कि 10 जो आपके फंडामेंटल ड्यूटी हैं, इनको लागू किया गया था 3 जनवरी 1977 यानी 1977 को इनको लागू किया गया था। और सरदार जो स्वर्ण सिंह समिति है, इसमें कुल 12 लोग शामिल थे। ये चीज़ याद रखना है, क्योंकि ये चीज़ शायद आपको मैंने ना बताई हूँ। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम लोग आ जाएंगे अपने। नेक्स्ट है आपका कि एनसीईआरटी की स्थापना कब करी गई थी। एनसीईआरटी आपको पता होगा, जो आपकी बुक वगैरह चलती हैं, इसकी आपसे स्थापना पूछी गई, यानी कि इन विच ईयर वॉज एनसीईआरटी इस्टेब्लिश्ड। तो अगर एनसीईआरटी की बात करें तो ये आपका इस्टेब्लिश किया गया था, आई थिंक आपका 1961 में आपका हुआ था, यानी 1961 के अंदर आपका किया गया था इसकी स्थापना। और इसके जो अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं, ये अगर बात करें तो ये हैं दिनेश प्रसाद सकलानी। ये भी करंट अफेयर में क्वेश्चन पूछा गया था जब ये नए बने हुए थे, पूछ सकता है अभी भी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो दिनेश प्रसाद सकलानी जो हैं ये एनसीईआरटी के अध्यक्ष हैं। और इसके साथ साथ आप सीबीएसई भी याद कर लेंगे। सीबीएसई की बात करें तो सीबीएसई जो है, इसके नए अध्यक्ष तो आपके राहुल सिंह बने हैं, जो कि आपका करंट अफेयर में ही है, राहुल सिंह बने हैं। इसके साथ साथ आपको याद रखना है कि सीबीएसई की जो स्थापना है वो 1929 में, यानी कि 1929 में सीबीएसई की स्थापना और एनसीईआरटी की स्थापना जो है 1961 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे है कि सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है। देखिए सब में क्या अम्ल पाया जाता है, ये भी चीज़ याद रखना है। विच एसिड इज फाउंड इन एप्पल। तो सेब की बात करें तो इसमें पाया जाता है आपका मैलिक एसिड, याद रखना है, यानी कि जो मैलिक अम्ल है ये आपके अंदर पाया जाता है सेब में। आपको बता दें कि जो आपका ऑक्जेलिक एसिड है, आपसे ऑक्जेलिक जो अम्ल है, ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है आपके पालक में पाया जाता है, और मुख्यतः आपके टमाटर के अंदर पाया जाता है। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा गया। तो ऑक्जेलिक एसिड टमाटर और पालक में पाते हैं। और बेंजोइक अम्ल अगर आपसे पूछे, बेंजोइक अम्ल आपके लिए शायद नया हो, बेंजोइक अम्ल अगर आपसे पूछे तो बेंजोइक अम्ल पाया जाता है घास के अंदर। ये चीज़ याद रखना है, बेंजोइक अम्ल घास के अंदर पाते हैं। और याद रख सकते हैं ब्यूट्रिक अम्ल, ब्यूट्रिक अम्ल अगर आपसे मैं बोलूं, यानी कि ब्यूट्रिक अम्ल जो होता है, ब्यूट्रिक एसिड होता है, ये पाया जाता है आपके बटर यानी कि मक्खन के अंदर। तो ये चीज़ भी आपको याद रखना है, ब्यूट्रिक एसिड, बी से ब्यूट्रिक और बी से बटर, ऐसे आप याद रखेंगे। तो ये आपके होते हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आगे हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट है कि शून्य आधारित बजट पेश करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना। विच बिकम द फर्स्ट स्टेट ऑफ इंडिया टू प्रेजेंट जीरो बेस्ड बजट। देखिए जीरो बेस्ड बजट आपका क्या होता है कि लास्ट ईयर आपका जो बजट आया हुआ था उसमें आपका क्या था क्या नहीं था, उससे जब कुछ मतलब ना हो तो वो आपका होता है शून्य बजट। ये आपको याद रखना है, ये शून्य बजट होता है कि आपके लास्ट ईयर बजट में क्या था इसके बारे में कुछ मतलब नहीं है उससे, तो आपका शून्य बजट होता है। और ये सबसे पहले जो पेश किया राज्य जो भारत का है, जिसने सबसे पहले किया वो था महाराष्ट्र में, सबसे पहले आपका शून्य बजट पेश किया गया। और इंडिया में जो पेश किया गया था आपका भारत सरकार ने 1986 यानी कि 1986 के अंदर क्या है कि भारत सरकार के द्वारा इसको आपका पूर्णतः जो है आपका पारित किया गया था, पहली बार लाया गया था, जो कि 1987 यानी कि 1987 में आपका लागू हुआ था। बाकी आपका जो विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय है, इसने तो शून्य बजट जो है भारत की तरफ से 1983 में ही पेश कर दिया था। और पूरे विश्व की जब आप बात करेंगे तो पूरे विश्व में जो बजट पेश हुआ था सबसे पहले वो यूएस में हुआ था आपका 1970 में, यानी कि 1970 में। तो ये चीज़ भी आपको याद रखनी। नेक्स्ट आते हैं अगले क्वेश्चन में। नेक्स्ट है कि बेतवा किसकी सहायक नदी है। देखिए बेतवा की बात करें तो ये यमुना की ट्रिब्यूटरी है, यानी कि बेतवा इज अ ट्रिब्यूटरी ऑफ विच रिवर। तो यमुना की ट्रिब्यूटरी है आपकी बेतवा। बेतवा के साथ साथ आप चंबल भी याद रखेंगे, ये भी क्या है कि आपकी ट्रिब्यूटरी है यमुना की। चंबल के साथ साथ आप हिंडन नदी भी याद रख सकते हैं, हिंडन रिवर भी हो गई। हिंडन के साथ साथ टोंस हो गई, टोंस जो नदी है इसको भी याद रख लेंगे। बेतवा तो हो ही गई, और केन नदी है ये भी आपकी किससे हो गई, यमुना की ट्रिब्यूटरी। बाकी यमुना किसकी ट्रिब्यूटरी अगर आपसे ये पूछेगा तो वो फिर गंगा रिवर की हो जाएगी, यानी गंगा रिवर की जो है वो हो जाएगी यमुना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। और यमुना नदी के किनारे जो कुछ शहर आपके बसे हुए हैं, जैसे कि आपका आगरा का जो आपका ताजमहल है आपको याद रखना है, आगरा का किला हो गया, आगरा का किला हो गया आपको याद रखना है, आगरा का किला हो गया।
ताजमहल हो गया और आपका लाल किला हो गया। और कुल मिला के ये समझिए दिल्ली शहर जो है ये भी आपका बसा हुआ है यमुना के किनारे, क्योंकि एक बार आया हुआ था क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा शहर जो है यमुना नदी के किनारे बसा हुआ है। दिल्ली, बनारस, लखनऊ वगैरह आपके ऑप्शन में दिए हुए थे, बाकी मथुरा भी बसा हुआ है। नेक्स्ट आगे देखते हैं कि सिकंदर का आक्रमण किस शासक के समय पर हुआ था। तो सिकंदर के अगर आक्रमण की बात करें, सिकंदर अपने आप को विश्व विजेता कहलाता है और इससे जब इसने भारत में ये आपका घुसा हुआ था तो इसका युद्ध हुआ था पोरस के साथ में, ये चीज़ भी याद रखना है। और पोरस के साथ में हाइडे स्पीच का युद्ध हुआ था, ये चीज़ भी याद रखना है अगर हाइडे स्पीच का युद्ध पूछे। बाकी मगध पर जब इसका आक्रमण हुआ मगध की तरफ, तो उस समय जो शासक था इसका कॉन्टेम्पोररी, ड्यूरिंग द रीजन ऑफ विच रूलर डिड अलेक्जेंडर अटैक्स टेक प्लेस, तो ये थे घनानंद, यानी कि जो अंतिम शासक बना आपका नंद वंश का, जो कि मगध साम्राज्य में चलने वाला तीसरा वंश था। इससे पहले आपका हर्यक था जिसकी स्थापना बिंबिसार ने करी हुई थी, उसके बाद शिशुनाग था जिसकी स्थापना शिशुनाग ने करी हुई थी, और तीसरा आपका था नंद वंश जिसकी महापद्मानंद ने करी हुई थी, चौथा आपका मौर्य साम्राज्य हुआ था। तो घनानंद के समय में क्या है कि आपका हुआ था अटैक अलेक्जेंडर यानी कि सिकंदर का, और इसके बाद ही घनानंद को हरा दिया हुआ था चाणक्य की सहायता से, जो है चाणक्य की सहायता से हराया हुआ था चंद्रगुप्त मौर्य ने, और फिर आपके मौर्य साम्राज्य की जो है शुरुआत हो गई थी। एक क्वेश्चन आपको याद रखना है कि आपको क्या याद रख सकते हैं कि सबसे आपका जो लंबा शासक है वो किसका चला हुआ था। तो बिंबिसार जो है यानी कि आपके अकबर और औरंगजेब के तो चले ही हैं, लेकिन बिंबिसार ऐसा है जो कि भारत का ऐसा शासक है जो सबसे ज़्यादा टाइम तक रूल करने के लिए जाना जाता है, जिसने कि अप्रोक्स आपका 52 साल यानी कि 52 ईयर्स जो है बिंबिसार का चला हुआ था शासनकाल, जो कि आपके थे संस्थापक किसके फाउंडर थे, ये थे आपके हर्यक वंश के थे, जो कि मगध का पहला वंश था, फर्स्ट डायनेस्टी ऑफ मगध। ठीक है, नेक्स्ट आगे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है यहाँ पर, ये आपका हो गया सिकंदर वाला, ये आपका बचा हुआ है क्वेश्चन कि अंगुत्तर निकाय किस धर्म का ग्रंथ है, यानी कि अंगुत्तर निकाय इज द टेक्स्ट ऑफ विच रिलीजन। तो अंगुत्तर निकाय की बात करें तो अंगुत्तर निकाय जो है ये बौद्ध धर्म से रिलेटेड है, आपको याद रखना है, बौद्ध धर्म का आपका है, बौद्ध धर्म से रिलेटेड है अंगुत्तर निकाय। और मगध में 16 महाजनपद थे, यानी कि 16 महाजनपद में बटा हुआ था। इस बारे में जो जानकारी देने वाला आपका है वो है आपका अंगुत्तर निकाय, यानी कि बौद्ध धर्म का ग्रंथ जो है अंगुत्तर निकाय ये बताता है कि 16 महाजनपद में जो है आपका बटा हुआ था। और एक आपको भगवती सूत्र याद रखना है, भगवती सूत्र का भी यही काम है, यानी कि भगवती सूत्र में भी सोर्सेस मिलते हैं, यानी कि 16 महाजनपद के आपके, और ये आपका है जैन धर्म का, ये याद रखना है। भगवती सूत्र जो है ये जैन धर्म से रिलेटेड है एंड ये भी इस बात पर पुष्टि करता है, यानी कि सोर्सेस दिखाता है कि 16 महाजनपद थे। बाकी एक पुस्तक है अष्ट अध्यायी, आपने जरूर पढ़ी होगी, आपसे पूछ सकते हैं अष्ट अध्यायी जो है ये किसकी है, तो ये पुस्तक जो है पाणिनि की है, यानी कि पाणिनि जो है इसके राइटर थे, और इसके अकॉर्डिंग जो है वो महाजनपदों की संख्या 22 थी। तो आई होप ये आपका लास्ट क्वेश्चन था, आपने नोट्स बनाए होंगे और ऐसे ही आपको हम करवाते रहेंगे, लगातार क्वेश्चन आते रहेंगे, बस आप लोग थोड़ा सपोर्ट रखिए। बाकी आपसे कल मिलेंगे। हर आपको अपडेट वगैरह टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप पर मिलती है, जिनके लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है। और आप क्या भी बताऊँ आपको कि इनकी प्लेलिस्ट भी बनी हुई है, आपको ऐसा नहीं कि एक वीडियो देख करके आपको ढूंढने की ज़रूरत है, प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पर सारे वीडियोज़ आपको मिल जाएंगे। बाकी मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।